दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, पीएम दक्ष योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक कौशल विकास योजना है। 2. इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है। 3. केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य ही इस योजना के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक बेरोजगारी का वर्णन करता है? ए, यह ऐसे व्यापार चक्र का परिणाम है जिसमें मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी घटती है। बी, यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण होने वाला नौकरियों का नुकसान है। सी, बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न बेरोजगारी। या फिर डी, यह नौकरियों के बीच के समय के ऐसे अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है या एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी शुरू कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्थानीय तापमान को निर्धारित करने के लिए रमन थर्मोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 2. रमन प्रकीर्णन परिघटना का उपयोग तापमान का पता लगाने के लिए किया जाता है। 3. सीवी रमन ने रमन प्रकीर्णन की खोज के लिए विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। 2. यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने के लिए अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह थोक में बेचे और व्यापार किए जाने वाले सामानों की कीमत में बदलाव को मापता है। 2. इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 3. अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी केवल 3। तो सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न, बाइनरी तारे यानी बाइनरी स्टार्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाइनरी तारे ऐसे दो तारे हैं जो साझा द्रव्यमान केंद्र की परिक्रमा करते हैं। 2. सर विलियम हर्शल ने इन दोहरे तारों के संदर्भ में सबसे पहले बाइनरी शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब था विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी यूएसआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1870 में एक सैनिक विद्वान सर चार्ल्स मैकग्रेगर ने की थी। 2. रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस संस्था के उप संरक्षक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब था ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न, डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने के प्रयास में सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पारित किया गया है? ए रूस, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी कनाडा। तो सही उत्तर था ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो अक्सर खबरों में रहती हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए शैक्षिक सुधार, बी संसदीय उत्पादकता, सी पंचायती राज या फिर डी पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। अब बारी है रिकैप सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न की। यूरोपीय परिषद यानी काउंसिल ऑफ यूरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसकी स्थापना 5 मई 1992 को हुई थी। 2. इसमें केवल यूरोपीय परिषद के सदस्य होते हैं। 3. परिषद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए केवल 1 और 2। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दृष्टि परिवार की तरफ से रंगों के पावन त्योहार होली की अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए पहले अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो हमने आपसे पूछा था, गंगा डॉल्फिन की संरक्षण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। 2. इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए अनुमोदन प्रक्रिया की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की स्थिति की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल है, इसलिए कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा विलुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके अलावा संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय यानी साइट्स के परिशिष्ट 1 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल है। प्रवासी प्रजातियां अभिसमय यानी CMS के परिशिष्ट 2 यानी ऐसी प्रवासी प्रजातियां जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की जरूरत है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा में शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। कथन 2, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कथन 3, राज्य अपने स्वयं के धन से अधिनियम के तहत गारंटी शुदा अवधि से अधिक अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी केवल 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी जॉब कार्ड, व्यापक भ्रष्टाचार आदि मनरेगा योजना में बाधा डालने वाली समस्याएं हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। यह योजना एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है वो इस योजना के तहत काम करने के लिए पात्र है। इस योजना में वयस्क सदस्य स्वयं सेवकों को अकुशल शारीरिक कार्य के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। मनरेगा की धारा 3-4 के अनुसार राज्य अपने स्वयं के धन से अधिनियम के तहत गारंटी शुदा अवधि से अधिक अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, वन रैंक वन पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? ए भगवती समिति, बी रंगराजन समिति, सी कोठारी आयोग या फिर डी कोश्यारी समिति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कोश्यारी समिति। दरअसल हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन यानी OROP के लिए सरकार की योजना को बरकरार रखा है। OROP का अर्थ है सैन्य अधिकारियों को समान सेवा अवधि के लिए समान रैंक के लिए समान पेंशन का भुगतान, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। वन रैंक वन पेंशन से पहले भूतपूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की उस समय की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिलती थी जब वे सेवानिवृत्त हुए थे। सशस्त्र बल के कार्मिक जो 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त हुए थे वे इसके अंतर्गत आते हैं। योजना का कार्यान्वयन भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल कोश्यारी समिति की सिफारिश पर आधारित था, इसलिए
विकल्प डी सही है, यानी कोश्यारी समिति। अगला प्रश्न, ई वीजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गृह मंत्रालय विदेशियों को वीजा जारी करने वाला नोडल मंत्रालय है। 2. ई वीजा विदेशी राजनयिकों के लिए मान्य नहीं है जिन्हें अलग से वीजा दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दरअसल सरकार ने हाल ही में 156 देशों के लिए वर्तमान में वैध 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा और सभी देशों के नागरिकों को नियमित पेपर वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। ई वीजा प्रणाली 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नवाचार है। इस सुविधा का विस्तार 2017-18 में किया गया था। ई वीजा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी कहा जाता है, 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है: पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचारक। भारत में केवल 28 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख बंदरगाहों पर ई वीजा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति है। गृह मंत्रालय विदेशियों को वीजा जारी करने वाला नोडल मंत्रालय है, इसलिए कथन 1 सही है। ई वीजा विदेशी राजनयिकों के लिए मान्य नहीं है जिन्हें अलग से वीजा दिया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से की गई थी। 2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ की आधिकारिक भाषा केवल अंग्रेजी है। 3. इसकी सभी कार्यवाहियों में न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राय अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 13-2 के फैसले में रूस से यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र की अदालत में एक भारतीय न्यायाधीश ने रूस के खिलाफ बहुमत के पक्ष में मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था, इसलिए कथन 1 सही है। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो द हेग, नीदरलैंड्स में पीस पैलेस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा भेजे जाने वाले कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देता है। इसमें 193 देश पक्षकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले बाध्यकारी तो होते हैं, लेकिन ऐसे मामले देखने को भी मिले हैं जहां कई देशों ने उनकी उपेक्षा की है, क्योंकि ICJ के पास अपने आदेशों को लागू करने का कोई सीधा साधन नहीं है। हालांकि सलाहकारी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राय अनिवार्य रूप से सलाहकारी है और बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में उल्लिखित किया गया है। 2. भारत बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते यानी ट्रिप्स समझौता के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल यूरोपीय संघ ने कोविड-19 टीकों पर अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा रखे गए बौद्धिक संपदा अधिकारों में 5 साल तक की छूट का प्रस्ताव दिया है। बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR व्यक्तियों को उनके रचनात्मकता पर दिए गए अधिकार होते हैं। इसमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य आदि शामिल हैं। ये आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं। इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में उल्लिखित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और ट्रिप्स समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रह्मपुत्र खासी पहाड़ियों के चारों ओर दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। 2. इसका स्रोत मापम झील के दक्षिण पूर्व में है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दरअसल असम से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के कटाव के मुद्दे पर केंद्र से तत्काल ध्यान देने की मांग की है। ब्रह्मपुत्र नदी मध्य और दक्षिण एशिया की एक प्रमुख नदी है। ये हिमालय में अपने स्रोत से गंगा नदी के संगम तक लगभग 2900 किलोमीटर बहती है, जिसके बाद दोनों नदियों का मिश्रित जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है, जो दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में मापम झील से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हिमालय की ढलानों को कवर करता है। इसलिए कथन 2 सही है। ब्रह्मपुत्र भारत के धुबरी के नीचे गारो पहाड़ियों के चारों ओर दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न, पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह केवल बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। कथन 2, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय पोषण रणनीति ने इस योजना का आधार प्रदान किया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। दरअसल एक संसदीय समिति ने पीएम पोषण योजना को चलाने के लिए धन के अत्यंत अल्प उपयोग की प्रवृत्ति को अस्वीकार्य करार दिया है। समग्र पोषण या पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन नामक व्यापक योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान के झुंझुनू से इस योजना का शुभारंभ किया। पोषण अभियान कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करता है और इसे एक मिशन मोड में संबोधित करता है। सितंबर 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय पोषण रणनीति ने इस क्षेत्र के भीतर मौजूद समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया और इसमें सुधार के लिए एक गहन रणनीति तैयार की। इसलिए कथन 2 सही है और इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए केवल 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक वैधानिक निकाय है। 2, इसे औपचारिक रूप से 1953 में स्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा प्रस्तावित संशोधित मानदंडों के अनुसार 7.5 के न्यूनतम सीजीपीए यानी संचयी ग्रेड पॉइंट औसत के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक विद्यार्थी पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में ही स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। इसे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए स्थापित किया गया था। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाता है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा आसानी पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए एक चक्रवात, बी एक जहाज, सी एक हवाई जहाज, या फिर डी एक पॉड टैक्सी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल इस साल का पहला चक्रवात आसानी 21 मार्च को बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि यह चक्रवात भारतीय तट को पार न कर पाए, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं अपने 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस परियोजना में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी EMU प्रकार की ट्रेनें होंगी, जिनमें 9 डिब्बे होंगे और प्रत्येक ट्रेन में डिब्बों की संख्या को 12 तक बढ़ाया जा सकता है। 2, इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसके लिए अंतिम मंजूरी केरल की सिल्वर लाइन परियोजना की विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। इस परियोजना में राज्य के माध्यम से एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। ये राज्य के दक्षिणी छोर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ेगा। इस लाइन की प्रस्तावित लंबाई 529.45 किलोमीटर है, जिसमें 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को शामिल किया गया है। इस परियोजना में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी EMU प्रकार की ट्रेनें होंगी, जिनमें 9 डिब्बे होंगे और प्रत्येक ट्रेन में डिब्बों की संख्या को 12 तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कथन एक सही है। सरकार का दावा है कि यह रेलवे लाइन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी और रोरो सेवाओं के विस्तार में मदद करेगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी, हवाई अड्डों और IT कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगी तथा शहरों का तेजी से विकास करेगी। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चीता एकमात्र मांसाहारी है जो अधिक शिकार के कारण भारत से गायब हो गया है। 2, एशियाई चीता IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।